दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक है आज के दिन। वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति। सहकारी समिति क्या है और उसके बारे में अन्य जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं। सहकारी समिति क्या है? एक सहकारी समिति, जिसे केवल सहकारी या सह आप के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का संगठन है जिसका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है, जो सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। ये व्यक्ति, जिन्हें अक्सर सदस्य या हितधारक के रूप में जाना जाता है, सभी शामिल लोगों के लिए पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों, कौशल और प्रयासों को एकत्रित करते हैं। सहकारी समिति की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है स्वैच्छिक सदस्यता। किसी सहकारी समिति में सदस्यता उन सभी व्यक्तियों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों को साझा करते हैं और सदस्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। लोकतांत्रिक नियंत्रण। सहकारी समितियां लोकतांत्रिक आधार पर काम करती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष या प्रत्येक सदस्य को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान हिस्सेदारी होती है, भले ही उसके पास कितने भी शेयर हों। सदस्य आर्थिक भागीदारी। सदस्य अपनी सहकारी समिति की पूंजी में समान रूप से योगदान करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रण करते हैं। इसमें अक्सर सदस्यों को सहकारी में निवेश करना और इसके लाभ या हानि में हिस्सेदारी शामिल होती है। स्वायत्तता और स्वतंत्रता। सहकारी समितियां अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वायत्त स्वयं सहायता संगठन हैं। वे अक्सर अन्य सहकारी समितियों के साथ सहयोग करते हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना। सहकारी समितियां अपने सदस्यों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, साथ ही आम जनता को सहकारी समितियों की प्रकृति और लाभ के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। सहकारी समितियों के बीच सहयोग। सहकारी समितियां अक्सर अपने सदस्यों को आर्थिक प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं के माध्यम से मिलकर काम करती हैं। समुदायों के लिए चिंता। सहकारी समितियां अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियां और कार्यक्रमों के माध्यम से अपने समुदायों के सतत विकास के लिए काम करती हैं। सहकारी समितियां कृषि, वित्त, उपभोक्ता, सामान, आवास, स्वास्थ्य सेवा और उपयोगिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकती हैं। वे एक वैकल्पिक व्यवसाय मॉडल पेश करते हैं जो बाहरी शेयरधारकों के लिए अधिकतम लाभ के बजाय अपने सदस्यों की ज़रूरतों और हितों को प्राथमिकता देता है। सहकारी समितियों के उदाहरण में क्रेडिट यूनियन, कृषि सहकारी समितियां, आवास सहकारी समितियां और कार्यकर्ता सहकारी समितियां शामिल हैं। यह काम किस प्रकार करता है? एक सहकारी समिति के संचालन में कई प्रमुख घटक और प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। यहाँ बताया गया है कि यह आमतौर पर कैसे काम करता है। गठन। समान आवश्यकताओं या रुचियों वाले व्यक्तियों का एक समूह एक सहकारी संस्था बनाने के लिए एक साथ आते हैं। वे एक समान लक्ष्य या उद्देश्य की पहचान करते हैं, जिसे सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यह समूह सहकारी समिति के लिए कानून ढांचा स्थापित करता है, जिसमें इसके उपनियम और संगठनात्मक संरचना शामिल है। सदस्यता। सहकारी समिति अपनी सदस्यता ऐसे व्यक्ति के लिए खोलती है जो इसके लक्ष्यों को साझा करते हैं और इसके नियमों और विनियमों का पालन करने के इच्छुक है। सदस्यों को मतदान का अधिकार हासिल करने के लिए, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सहकारी में शेयर खरीदने की आवश्यकता हो सकती है। लोकतांत्रिक शासन। सहकारी सदस्य सहकारी के संचालन की देखरेख के लिए निदेशक मंडल या प्रबंधन समिति का चुनाव करते हैं। इन नेताओं को आमतौर पर लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से चुना जाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, भले ही उसके पास कितने भी शेयर हों। प्रमुख निर्णय जैसे नीतियां निर्धारण करना, बजट स्वीकृति करना और प्रबंधन नियुक्त करना सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से किए जाते हैं। पूंजीकरण। सदस्य शेयरों की खरीद या संगठन में निवेश के माध्यम से सहकारी समितियों में पूंजी का योगदान करते हैं। यह पूंजी सहकारी समिति की वित्तीय नींव बनती है, जिसका उपयोग संचालन को निधि देने, संपत्ति हासिल करने और विकास पहलों का समर्थन करने के लिए किया जाता है।
सहकारी समिति द्वारा उत्पन्न लाभ को व्यवसाय में पुनः निवेश किया जा सकता है या लाभांश या संरक्षण रिफंड के रूप में सदस्यों को वितरण किया जा सकता है। संचालन। सहकारी समिति अपने मिशन और उद्देश्यों के लिए अपनी व्यवसायिक गतिविधियों उसका संचालन करती हैं। इसमें अपने सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान का उत्पादन करना, सेवाएं प्रदान करना या लेन देन की सुविधा बनाना शामिल हो सकता है। सहकारी सदस्य अक्सर व्यवसाय के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सामूहिक प्रयास में अपने कौशल, श्रम या विशेषज्ञता का योगदान करते हैं। लाभ वितरण। सहकारी समिति द्वारा उत्पन्न कोई भी लाभ आमतौर पर सदस्यों के बीच उनके संरक्षण या सहकारी में भागीदारों के अनुपात में वितरित किया जा सकता है। इसमें शेयर पूंजी का लाभांश, सहकारी सेवाओं की खरीद या उपयोग के आधार पर संरक्षण, रिफंड या वित्तीय रिटर्न के रूप में शामिल हो सकते हैं। कुछ मामलों में सहकारी समितियां सामुदायिक विकास पहल में भी निवेश कर सकती हैं या अपने मूल्यों के अनुरूप धर्मार्थ कार्यों का समर्थन कर सकती हैं। सिद्धांतों का पालन। अपने पूरे संचालन के दौरान सहकारी समिति सहयोग के मूल सिद्धांतों को बरकरार रखती है, जिसमें शैक्षिक और खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक शासन, सदस्य आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, शिक्षा और प्रशिक्षण, सहकारी समितियों के बीच सहयोग और सामुदायिक विकास की चिंता शामिल है। इन सिद्धांतों का पालन करके और सहयोग और पारस्परिक समर्थन की संस्कृति को बढ़ावा देकर सहकारी समिति अपने सदस्य को सक्षम बनाती है। वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से हासिल करना मुश्किल हो सकता है। भारत में इन सहकारी समितियों का नियंत्रक कौन है? भारत में सहकारी समितियों को सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा विनियमित और देखरेख किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार प्राथमिक नियामक निकाय भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। इस मंत्रालय के भीतर कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, DACNFW देश भर की नीतियां बनाने, मार्गदर्शन करने और सहकारी समितियों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त भारत में प्रत्येक राज्य का अपना सहकारी विभाग या सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार है, जो राज्य के भीतर सहकारी कानून और विनियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ये विभाग राज्य स्तर पर सहकारी समितियों के पंजीकरण, कामकाज और प्रबंधन की देखरेख करते हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार RCS आमतौर पर एक राज्य के भीतर सहकारी समितियों के पंजीकरण और विनियम के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण हैं। RCS सहकारी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, सहकारी समितियों के वित्तीय, स्वास्थ्य और प्रशासनिक निगरानी करता है, विवादों का समाधान करता है और आवश्यकता अनुसार सहकारी समितियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अलावा जिला स्तरीय कार्यालय और अधिकारी भी हो सकते हैं जो स्थानीय स्तर पर सहकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में सहायता करते हैं। कुल मिलाकर भारत में सहकारी समितियों के लिए नियामक ढांचे में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्राधिकरण का संयोजन शामिल है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य स्तर पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार सहकारी समितियों की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र। इस सदस्यों को क्या लाभ होता है? सहकारी समितियों के सदस्य को सहकारी के प्रकार और उसके विशिष्ट गतिविधियों के आधार पर विभिन्न तरीकों से लाभ होता है। यहाँ कुछ सामान्य तरीके दिए गए हैं जिनसे सदस्य सहकारी समितियों में अपनी भागीदारी से लाभ उठा सकते हैं। बाजारों तक पहुँच। कृषि सहकारी समितियों में किसान बड़े बाजारों तक पहुँच सकते हैं और सामूहिक रूप से उनके उत्पादन का विपणन करके अपनी उपज के लिए बेहतर कीमतें सुरक्षित करते हैं। अपने संसाधनों और मात्रा को एकत्रित करके किसान खरीदारी, प्रोसेसरों या खुदरा विक्रेताओं के साथ आर्थिक प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ सकती है। लागत बचत। सहकारी समितियाँ अक्सर कम कीमत पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और मशीनरी जैसे इनपुट संयुक्त रूप से खरीद कर सदस्यों को बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था हासिल करने में सक्षम बनाती हैं। इन इनपुट को थोक में खरीद कर सदस्य उनकी उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं और अपनी लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं। तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण। कई सहकारी समितियां और सदस्यों को कृषि पद्धतियों द्वारा में सुधार करने, नई तकनीक को अपनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विस्तार सेवाएं प्रदान करती हैं। यह समर्थन सदस्यों
को उनकी पैदावार बढ़ाने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने और फसल के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करता है। ऋण और वित्त तक पहुंच। कुछ सहकारी समितियां अपने सदस्यों को बचत और ऋण सुविधाओं जैसे वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। किसान इनपुट उपकरण खरीद या अन्य कृषि निवेश के लिए किफ़ायती ऋण का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए कम अवधि के दौरान नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने में मदद मिलती है। जोखिम न्यूनीकरण। सहकारी समितियां प्रतिकूल मौसम, कीटों, बीमारियां या बाजार में उतार चढ़ाव के कारण सदस्य होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा जैसे जोखिम प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। किसानों को एक बड़े समूह में जोखिम फैलाकर सहकारी समितियां व्यक्तिगत सदस्यों को वित्तीय कमजोरियों को कम करने में मदद करती हैं। लाभ साझा करना। विपणन, इनपुट आपूर्ति या मूल्य वर्धित प्रसंस्करण जैसी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से सहकारी द्वारा उत्पन्न कोई भी लाभ आमतौर पर सदस्यों के बीच उनके संरक्षण और भागीदारी के आधार पर वितरित किया जाता है। इसमें शेयर पूंजी पर लाभांश, संरक्षण, रिफंड या वित्तीय रिटर्न के अन्य रूप शामिल हो सकते हैं। लोकतांत्रिक भागीदारी। सहकारी सदस्यों को उनके खेत के आकार या सहकारी की पूंजी में उनके योगदान की परवाह किए बिना समान मतदान अधिकार हैं। वे निर्णय लेने के लिए प्रतिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं, निदेशक मंडल का चुनाव कर सकते हैं और सहकारी की नीतियों और प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और उनकी आवाज़ें सुनी जाती हैं। सामाजिक और सामुदायिक विकास। सहकारी समितियां अक्सर सामुदायिक विकास पहलों जैसे बुनियादी ढांचा, परियोजनाएं, शैक्षिक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में संलग्न होती है। अपने समुदाय में निवेश करके सहकारी समितियां अपने सदस्य और व्यापक समाज की समग्र भलाई और समृद्धि में योगदान करती है। कुल मिलाकर सहकारी समितियां अपने सदस्यों को बाजार, संसाधन, सेवाओं और निर्णय लेने के लिए पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाती है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना मुश्किल होगा। सहकारी समितियों के माध्यम से एक साथ काम करके सदस्य अपनी आर्थिक आजीविका बढ़ा सकते हैं, अपने सामाजिक नेटवर्क को मजबूत कर सकते हैं और इसमें शामिल सभी लोगों के सामूहिक लाभ के लिए सामान्य लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। नेफेड जैसे कैसे काम करती है? नेफेड या नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1958 में स्थापित एक सहकारी संगठन है। यहाँ बताया गया है कि नेफेड कैसे काम करता है। गठन और सदस्यता। किसानों को उनकी उपज के प्रभावी विपणन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा नेफेड का गठन किया गया था। यह एक बहु राज्य सहकारी समिति के रूप में कार्य करती है और इसके सदस्य में पूरे भारत में से कृषि सहकारी समितियां, विपणन संघ और अन्य कृषि संगठन शामिल होते हैं। खरीद और विपणन। नेफेड के प्राथमिक कार्यक्रम में एक किसान के सीधे उचित मूल्य पर कृषि उपज की खरीद करता है या विभिन्न वस्तुओं जैसे दालें, तिलहन, अनाज, फल और सब्जियों के लिए खरीद कार्यक्रम में संलग्न है। एक बार खरीद लेने के बाद नेफेड थोक बाजारों, सरकारी एजेंसियों, निर्यातकों और खुदरा विक्रेताओं सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से इन वस्तुओं को बेचने के लिए विपणन गतिविधियां चलाता है। मूल्य समर्थन संचालन। नेफेड अक्सर कीमतों में सुधार की स्थिति को स्थिर करने के लिए किसान को आय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए मूल्य समर्थन कार्यों में भाग लेते हैं। ऐसे कार्यों के तहत नेफेड सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान के कृषि जिन्स खरीदते हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले और बाजार की स्थिरता कम हो। भंडारण और भंडारण। नेफेड किसानों से खरीदी कृषि वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए पूरे भारत में भंडारण सुविधाओं और गोदामों का एक नेटवर्क संचालित करता है। ये भंडारण सुविधाएं फसल के बाद के नुकसान को रोकने और पूरे वर्ष वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करती है। नेफेड बाजार की मांग को पूरा करने की और कीमत को स्थिर करने के लिए संग्रहित वस्तुओं के वितरण की सुविधाओं भी प्रदान करती हैं। निर्यात संवर्धन। नेफेड भारत में उत्पादित कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है। यह निर्यात के अवसरों की पहचान करता है, व्यापार समझौतों को सुविधाजनक बनाने के लिए और निर्यातकों को साजो सामान संबंधी सहायता प्रदान करता है। भारतीय किसान और कृषि उत्पादन के लिए बाजार पहुंचकर विस्तार करके नेफेड का लक्ष्य किसानों को आगे बढ़ाना और उनकी आय बढ़ाना और भारत के कृषि निर्यात के वृद्धि
में योगदान करना है। इनपुट आपूर्ति। कृषि उपज के विपणन के अलावा नेफेड किसानों को इनपुट आपूर्ति सेवाएं भी प्रदान करता है। यह अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी कीमत पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी और आय इनपुट की आपूर्ति करता है। इससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्राप्त करने और उनकी कृषि उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिलती है। वित्तीय सहायता। नेफेड अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें खरीद कार्यों के लिए अल्पकालिक ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश ऋण शामिल हैं। ये वित्तीय सेवाएं कृषि सहकारी समितियों के संचालन में सहायता करती हैं और नेफेड की विपणन और खरीद गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाती हैं। नीति, वकालत और प्रतिनिधित्व। नेफेड कृषि और ग्रामीण विकास में से संबंधित नीति निर्माण और वकालत में अपने सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसान और सहकारी समितियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने और सहायक नीतियों और कार्यक्रम को वकालत करने के लिए सरकारी एजेंसी, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करता है। कुल मिलाकर नेफेड कृषि उपज के सहकारी विपणन, खरीद, भंडारण और निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय किसान को समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने सहकारी संरचना और गतिविधियों के माध्यम से नेफेड का लक्ष्य किसानों को सशक्त बनाना है, उनकी आय बढ़ाना और भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देना है। क्या नेफेड भारत में 100% किसानों के लिए काम कर सकती है? किसी भी संगठन की तरह नेफेड को भी क्षमता, संसाधन और पहुंच के मामले में सीमाएं हैं। जबकि नेफेड का लक्ष्य पूरे भारत के किसानों के हितों की सेवा करना है, लेकिन इसके लिए देश के हर किसान को एक साथ सीधे काम करना संभव नहीं हो सकता है। खासकर भारत के कृषि क्षेत्र का विशालता और इसके कृषि समुदायों की विविधता को देखते हुए यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि नेफेड सभी किसानों को सेवा देने में सक्षम क्यों नहीं हो सकते। भौगोलिक कवरेज। भारत में एक बड़ा विविध कृषि परिदृश्य है, जिसमें किसान देश भर के फैले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। नेफेड को दूर दराज और अलग अलग क्षेत्रों, विशेषकर खराब बुनियादी ढांचों और कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सीमित संसाधन। नेफेड कुछ वित्तीय और तार्किक बाधाओं के तहत काम करता है, जो सभी किसानों को कवर करने के लिए अपने संचालन को बढ़ाने की क्षमता को सीमित कर सकता है। अपने प्रयासों के बावजूद नेफेड बाजार की मांग, सरकारी प्राथमिकता और संसाधन उपलब्धता जैसे कारकों के आधार पर कुछ क्षेत्रों या वस्तुओं को प्राथमिकता दे सकता है। सदस्य संरचना। नेफेड मुख्य रूप से उद्योग के बजाय सदस्य सहकारी समितियां, विपणन संघों और कृषि संगठनों के साथ काम करता है। व्यक्तिगत किसान। हालांकि ये संस्थाएं किसानों के हित का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन वे अपने संबंधित क्षेत्रों या क्षेत्र में प्रत्येक किसान को शामिल नहीं कर सकते। बाजार की गतिशीलता। कृषि विपणन और खरीद में जटिल आपूर्ति श्रृंखला, बाजार की गतिशीलता और नियामक ढांचे शामिल होते हैं। नेफेड की गतिविधियां मूल्य में उतार चढ़ाव, निजी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय बाजार समझौते जैसे कारकों को प्रभावित हो सकता है, जो सभी किसानों को प्रभावी ढंग से सेवा देने या इनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सरकारी नीतियाँ। नेफेड कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रमों के ढांचे के भीतर काम करता है। इसकी गतिविधियाँ सरकारी निर्देशों, धन आवंटन और नीतिगत प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित हो सकती हैं, जो हमेशा सभी किसानों या क्षेत्रों की जरूरत के अनुरूप नहीं हो सकती। हालांकि नेफेड भारत के हर किसान के साथ सीधा काम करने के सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन यह कृषि सहकारी समितियों का समर्थन करने, सहकारी विपणन को बढ़ावा देने, मूल्य समर्थन कार्यों को सुविधाजनक बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के हितों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त नेफेड अपने प्रयासों को पूरा करने और कृषक समुदाय के व्यापक वर्ग तक पहुंचने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ सहयोग करता है। अंततः भारत में सभी किसान के लिए व्यापक समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में किसानों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप कई हितधारक नीतियां और हस्तक्षेप को शामिल करते हुए एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।